नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में 10वां चैप्टर आज देखेंगे हम। भारत गौरव, ये जो पद्य है वो आज हम देखेंगे। तो इससे पहले अगले लेक्चर में हमने हिंदी के लेक्चर में हमने थोड़ी ग्रामर के विषय में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। इसके बाद ये 10वां चैप्टर जो हमने 9 चैप्टर तक पढ़ा था, अब 10वें चैप्टर में भारत गौरव वो आज हम यहाँ से हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम जो 9वां चैप्टर पढ़े थे उनका नाम था निर्भय बनो। उसमें हमने पयोदा की एक कथा सुनी थी। इसके बाद ये 10वां चैप्टर भारत गौरव, ये जो पद्य है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले इनके लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनके लेखक का कवि का नाम क्या है और उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें कौन कौन सी रचना की हुई है, कौन कौन सी कृतियां रची है, उनके बारे में थोड़ा हम पहले जान लेते हैं। तो इनके लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म सन 1886 में हुआ था और निधन उनका सन 1964 में हुआ था। तो पहले ये जो मैथिली शरण गुप्त है, इनका हम एक और काव्य शायद हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ये मैथिली शरण गुप्त। इसलिए इनका नाम हमारे लिए कोई अनजाना नहीं है, हम जानते हैं ये कवि को। तो पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिर गांव में हुआ था। उनका जन्म झांसी में आया हुआ झांसी जिले में आया हुआ चिर गांव में हुआ था। और वो बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि थी। उनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने उनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने उन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहन किया और वो तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। ये जो मैथिली शरण गुप्त है वो बाल्य अवस्था से ही उनके ये कविता में लिखने में उनकी रुचि थी। और वो प्रारंभिक रचनाएं उनकी हिंदी की पत्रिका जो सरस्वती वो प्रकाशित हुई। और उसके बाद उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से उन्होंने एक कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। और ये जो राम भक्ति के सारोबोर उनको पारिवारिक संस्कारों से उन्हें राम काव्य लिखने के लिए वो प्रोत्साहित किया। और वो तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज उसमें सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। ये जो मैथिली शरण गुप्त है वो राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते थे। तो हमने पहले देखा था कि उनके बारे में हमने पहले भी कहीं कविताएं पढ़ी हुई है। तो इनकी जो पहले हम जो ये उनका काव्य हम पहले पढ़ चुके थे, उसके बारे में भी हमने यही सुना था कि
ये जो मैथिली शरण गुप्त है वो एक राष्ट्रीय कवि भी रह चुके हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम 8वीं कक्षा में भी हमारे में काव्य आता है, उसका भी लेखक का नाम मैथिली शरण गुप्त ही था। और जहां तक हम बात करें तो इनका नाम हमने बहुत सारी कविताएं हिंदी कविताओं में हमने सुना है। तो उनके बारे में हम धोरण 8 में भी हिंदी में मैथिली शरण गुप्त के कविता हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये जो है वो राष्ट्र कवि से संबोधित प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो मैथिली शरण गुप्त की बात हो रही है, ये उनकी रचनाएं जो उन्होंने की थी उनका नाम है। उनका पहला है भारत भारती, दूसरा है साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, वो उनकी प्रमुख रचना है। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण उन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत अलंकृत किया गया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। उन्होंने जो ये हिंदी साहित्य में शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान दिया, इसलिए उन्होंने 1954 में उनको पद्म भूषण से उपाधि से अलंकृत किया गया और राज्यसभा का सदस्य भी उन्होंने मनोनीत किया गया। अब ये जो हम भारत गौरव जो आज पद्य पढ़ने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उनमें क्या बताया गया है और उसमें क्या है। तो प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। पहले तो हमें ये देख देख लिया कि ये जो भारत गौरव है वो कहाँ से लिया गया है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं है भारत भारती, उसमें से ये लिया गया है। और जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। ये जो हम आज काव्य पढ़ने वाले हैं उसमें उन्होंने जो ये प्रस्तुत काव्य है वो भारत भारती में से लिया गया है पहला तो, और बाद में उनमें 3 खंड में देश का अतीत के बारे में बताया है, वर्तमान और भविष्य का भी चित्रित वहां है। ये जो गुप्त जी है, मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने भारत के अतीत का भी गौरवशाली चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया किया है। ये जो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज, उसमें क्या है, ये जो उनकी विशेषता है काव्य में, इसी के कारण उसको विश्व के सिरमौर पर पद पर उनको प्रतिष्ठित किया गया है। और इसी काव्य में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव का गान किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने आर्य के महान जीवन आदर्शों का भी वहाँ चित्रण प्रस्तुत किया है। तो ये हमने भारत गौरव जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा हमने जान लिया। अब हम ये जो भारत गौरव है वो काव्य के बारे में, वो काव्य हम पढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ।
फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का है उत्कर्ष है, उसका उसका की जो ऋषि भूमि है वहां कौन, भारतवर्ष है। ये उनका काव्य है, उनका ये पहला पद्य है, जिसमें उन्होंने कहा कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वहां कौन, भारतवर्ष है। ये उनका पहला पद्य है। तो यहाँ पहले हम थोड़ा शब्दार्थ देख ले। भूलोक यानी कि पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, जिनको हम भूलोक कहते हैं। हमें यहाँ लिख कर देखते हैं भूलोक। यहाँ पहला ही शब्दार्थ हमारे सामने आया, भूलोक का गौरव। भूलोक यानी कि पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, गौरव यानी कि सम्मान प्रतिष्ठा, गौरव यानी सम्मान प्रतिष्ठा। जो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो शब्दार्थ है आप लोगों को जानना चाहिए, वो हम यहाँ लिख कर दिखाएंगे, बाकी हम बोलते रहेंगे। आप लोगों को ये अपनी फेयरबुक में लिख लेना है। तो भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य स्थल कहाँ, पुण्य लीला स्थल। पुण्य लीला स्थल यानी कि पवित्र क्रीड़ा भूमि, जिनको हम पुण्य लीला स्थल कहते हैं। तो पहली पंक्ति में बताया कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, कि ये जो भूलोक का गौरव यानी कि भारत की प्रकृति की पुण्य लीला स्थल है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां। फैला मनोहर, मनोहर यानी मन को हरने वाला अथवा सुंदर, जिनको हम कहते हैं सुंदर। तो मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, यानी कि हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का है उत्कर्ष। उत्कर्ष यानी उन्नति, उत्कर्ष यानी उन्नति। उसका उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। पहली पंक्ति में कहा कि भूलोक का गौरव, भारत की प्रकृति की जो ये पुण्य लीला स्थली है, वो हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। और भारत की ये ऋषि मुनियों की जो भूमि है, वो संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई है। इसलिए लास्ट पंक्ति में कहा कि वह कौन, भारतवर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। कि भूलोक का गौरव, पूरा हम पहली पंक्ति का पूरा भावार्थ देखते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, जहाँ फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का है उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। यानी कि जो भूलोक का गौरव, भारत की जो प्रकृति है, पुण्य लीला स्थली है, वो हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि है, जहाँ संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई है। ये पहली पंक्ति में हमें ये बताया गया। अब हम दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं कि जो पहली पंक्ति में भूलोक का गौरव से लेकर वह कौन, भारतवर्ष है, उसमें तो हमने थोड़ा जान लिया कि वह स्थान है कहा जिस पर संसार को गर्व है। पहली पंक्ति का हम भावार्थ देख रहे हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर
संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। खुद भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय उग्र गंगाजल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। कि दुनिया के सभी देशों से सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है, यह देश और कोई नहीं पण ये ऋषि भूमि भारत वर्ष ही है। कि संपूर्ण भावार्थ देखते हैं कि वह स्थान कहाँ जिस पर संसार को गर्व है और प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है, वह देश है और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। पहली पंक्ति में ये बताया गया है। आगे देखते हैं दूसरी पंक्ति, पढ़ते हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्षी है, संसार का शिरोमर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भारत की भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ये जो दूसरी पंक्ति है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ उनका भावार्थ हमें हम देखे तो हमें ये मालूम पड़े कि इसमें कहाँ कौन क्या बताया गया है। बहुत बढ़िया पंक्ति बताई है कि हा वृद्ध भारतवर्षी संसार का शिरोमर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। हा वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर, सिरमौर यानी कि सरदार अथवा श्रेष्ठ जिनको हम कहते हैं, देखते हैं हम लिखकर, शिरोमर, सिरमौर यानी कि सरदार अथवा श्रेष्ठ। कि ऐसा पुरातन, पुरातन यानी कि पुराना, बहुत पुराना, प्राचीन जिनको हम कहते हैं। हम कोई भी चीज कर अगर हम कहीं भी जाए तो हम देखते हैं, अगर हमारे सामने कोई मंदिर आ गया तो हम कहते हैं कि बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ की, यानी कि बहुत पुराना मंदिर है। ऐसे ही यहाँ बताया गया पुरातन यानी कि प्राचीन, बहुत पुराना। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में यहाँ और है, भगवान की भवभूतियों का, भवभूति यानी कि संसार का वैभव, भवभूति यानी कि संसार का वैभव। यहाँ प्रथम भंडार है, भंडार यानी खजाना, भंडार यानी खजाना। कि भगवान की भूतियों भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का यह पहले यही विस्तार है। विधि यानी ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करने वाले देवता जिनको हम ब्रह्मा जी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने ये सृष्टि की रचना की थी। नर यानी मनुष्य, नर यानी मनुष्य, नर यानी मनुष्य। कि हा वृद्ध भारतवर्षी संसार का शिरोमर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। बीजी पंक्ति में बताया गया है कि यह हा, हा यहाँ बताया गया है वृद्ध भारतवर्षी संसार का शिरोमर है, कि हा यह बूढ़ा, वृद्ध यानी कि बूढ़ा, भारतवर्ष का संसार ये सर्वश्रेष्ठ है। प्राचीन देशों में उसके मुकाबले दूसरा कोई देश नहीं है, ये हम भी जानते हैं। हमारा पूरा ये देश भारतवर्ष है वो सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है, पुरातन यानी कि प्राचीन है। इस इसके जैसा प्राचीन दूसरा और कोई देश नहीं है। इसलिए पहली दूसरी दो पंक्तियों में बताया गया कि हा वृद्ध भारतवर्षी संसार का शिरोमर है,
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। कि यह, हाँ यह देश, यह बूढ़ा भारत देश संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, जहाँ प्राचीन देशों में उसके मुकाबले का कोई दूसरा देश नहीं है। भगवान की भूभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान ने संसार के वैभव का जो स्थान सबसे पहले बनाया, भवभूतियों का यानी कि संसार का वैभव का, उसका प्रथम संग्रह, संग्रह यानी भंडार, हमने देखा था भंडार के बारे में, खजाना उसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से आरंभ किया। ये भारत देश की महानता के बारे में बहुत बढ़िया पंक्ति में बताया गया कि हा वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरोमणि है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की वो भूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। कि हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। वृद्ध यानी कि ये वृद्ध भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान ने संसार में वैभव का जो स्थान सबसे पहले बनाए, उसका यह प्रथम संग्रह देश उसी देश में, इसी देश में हुआ। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ब्रह्मा ने, विधि यानी ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाले देवता ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से किया। ये पंक्ति के द्वारा हमको ये बताए दिए जा रहा है कि ये जो भारत देश है वो सबसे श्रेष्ठ देशों में उनकी गणना की जाती है। तो ये दूसरी पंक्ति में भी बताया कि आवृद्ध भारतवर्षी संसार का शिरोमणि है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भूभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ये दूसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति हमने क्या देखा था कि वह स्थान कहाँ है जिस पर ब्रह्मा को गर्व है और प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वहां है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा जहाँ बहती है, गंगा नदी जहाँ बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है। वह देश और कोई नहीं, ये ऋषि भूमि भारतवर्षी है। और दूसरी पंक्ति में हमने देखा कि हाँ, ये बूढ़ा, ये वृद्ध भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में उसके मुकाबले दूसरा कोई देश नहीं है, क्योंकि भगवान ने संसार में वैभव का जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह भंडार, खजाना जिनको हम कहते हैं, इसी देश में हुआ। कौन से देश में? भारतवर्ष में, भारत में। और ब्रह्मा ने मानव का विस्तार भी यहाँ से किया। ये दूसरी पंक्ति का भावार्थ है कि भारत संसार का सबसे पुराना देश है। इनका हम पूरा सार देखे कविता का, ये दोनों पंक्तियां का तो हम सार देखे, तो दूसरी पंक्ति का हम देखे तो पहली पंक्ति का देखते हैं पहले कि भूलोक भारत का गौरव, भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि है और संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई है। और दूसरी पंक्तियों का हम सार देखें तो भारत संस्कार सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला। मानव सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से आरंभ हुआ। ये इस भारत देश की पहले हम कहते हैं ना विशेषता, ये भारत देश की विशेषता है जो मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने
भारत भारती द्वारा जो उनकी काव्य कविता की रचना है, उनके द्वारा हमको ये बताया कि ये भारत देश क्या है। हमारे भारत देश के बारे में हमने बहुत सारा सुना है कि भारत देश के कहाँ है, हमने पहले बहुत सारी कविता इसके बारे में सुनी है। लेकिन ये जो मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने, जिनको राष्ट्रीय कवि कहते हैं, ये काव्य को देखते हमें पता चलता है कि वो राष्ट्र कवि क्यों क्यों कहलाते, क्योंकि उनके काव्य में एक शानदार भारत का चित्र यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए हम ये काव्य को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त है, उनको राष्ट्र कवि क्यों कहलाते थे। जो दो पंक्तियां हमने पढ़ी, जिसमें पहली पंक्ति यह थी, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। और दूसरा हमने पढ़ा कि हा वृद्ध, भारतवर्षी संसार का शिरोमणि है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का ये पहले यही विस्तार है। कि जो ब्रह्मा ने मानव सृष्टि की जो विस्तार रचना की, उससे यहाँ से उन्होंने ये आरंभ किया था। ये दो पंक्तियां द्वारा हमें ये भारत देश की, भारत देश का चित्र मैथिली शरण गुप्त ने हमारे सामने रखा कैसा है। अब जो दूसरी दो पंक्तियों हम अगले लेक्चर में देखेंगे, उसमें दोनों पंक्तियों में भारत देश की विद्या कला कौशल के बारे में बताया है, और भारत की भारत में आर्यों की महानता के बारे में भी क्या बताया है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन दो पंक्तियों द्वारा हमने भारत देश का थोड़ा चित्र देखा कि भारत देश कैसा है, कि जो एक स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है, और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, प्रकृति की सबसे अधिक सबसे पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वो स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा जहाँ नदी जहाँ बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, वह ऋषि भूमि भारतवर्षी है। और दूसरी में हमने देखा कि हाँ, यह बूढ़ा, ये वृद्ध भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में उसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव को जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका यह प्रथम संग्रह भंडार उसी देश में हुआ, जहाँ ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से आरंभ किया। ये हमने दो पंक्तियों द्वारा हमने देखा। इसमें बताए गए शब्दार्थों, भूलोक, पुण्य लीला स्थल, उत्कर्ष, सिरमर, पुरातन, भवभूति, भंडार, विधि, नर, ऐसे हमने बहुत सारे शब्दार्थ देखे। वो आप अपने अपनी फेयरबुक में अपने पाठ्य पुस्तक में से लिखना है। अगर इसमें भी हमने यहाँ बोलकर भी आपको सुनाएगा, आप सुनकर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये शब्दार्थ और मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय आपको अपनी फेयरबुक में लिखना है। अगले लेक्चर में हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक हम रखते हैं।